हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है? तो पिछला चैप्टर पढ़ के आप लोगों को काफ़ी हुआ वो सर पता नहीं क्या पढ़ लिया, यूपीएससी नेम वगैरह। कोई बात नहीं यार, इतने बड़े सब्जेक्ट में एक दो टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकते हैं। कोई बात नहीं, क्या हो गया, उसको एक बार की जगह दो बार पढ़ लेना, और तो क्या होगा। ठीक है, बाकी तो सारा आप लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह सब आप लोगों का सब सिंपल ही था। बहुत आराम आराम से हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये अपनी केमिस्ट्री की आखिरी क्लास है। इसमें मैं आप लोगों को गैस के लॉज भी करा दूंगा और जितनी भी बाकी की सारी चीजें सब हम लोग जीव विज्ञान। हाँ आदित्य जी, आज करा देंगे सब, है ना? स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो, इस वाले में पढ़ना क्या क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। हम लोगों को दोस्तों सोप के बारे में पढ़ना है, साबुन के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है, प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, अलग अलग ग्लास के बारे में पढ़ना है। मतलब इसमें कोई भी आप लोगों को, जैसे क्वांटम नंबर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें बहुत आप लोगों को अंदर घुस के पढ़ना पड़ रहा था ना, पूरी मैकेनिज्म, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा था। इसमें केवल फैक्चुअल डाटा है। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि यार ये दवाई का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, सीमेंट किस किस चीज से मिलके बनी होती है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये वाली चीजें सारी होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोप यानी साबुन। तो दोस्तों, साबुन इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोग मुझे ये बताइए। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं आपके कपड़े पे कोई दाग लग गया, तो आप साबुन का इस्तेमाल क्यों करते हो? बिना मतलब केवल और केवल आप लोगों के पानी से क्यों नहीं उतरता, बताइए, है ना? तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बट पहले मैं आप लोगों को बात करता हूं एक्चुअली में इसकी साबुन की यानी सोप की डेफिनेशन क्या होती है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। आप लोगों का साबुन बनता कैसे, ये भी सारी चीजें देखेंगे। देखो, होता क्या है दोस्तों, जो फैटी एसिड होते हैं ना, वसीय अम्ल। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये वसीय अम्ल क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। कोई बात नहीं दोस्तों, वसीय अम्ल क्या होता है? फैट जिनसे मिलके बना होता है ना, वसा जिनसे मिलके बना होता है, उसे ही आप लोग फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल बोलोगे। यानी आप लोग बोल सकते हो फैट का यानी वसा का ये एक बेसिकली स्मॉलेस्ट फॉर्म है। बहुत सारे फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल मिलके किसका निर्माण करते हैं? वसा का निर्माण करता है। तो दोस्तों, जो फैटी एसिड होते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है सर? इसमें कार्बन पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। कहानी क्लियर है क्या दोस्तों? ये फैटी एसिड है ना, कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कार्बन की संख्या बहुत कम हो, 10 ही हो, 12 भी हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो फैटी एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों पाए जाते हैं, संख्या अलग अलग हो सकती है। तो जब फैटी एसिड को आप लोग गर्म करते हो किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हो, जो कि क्या है? एक बेस है, एक क्षार है, जिसे आप लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हो, जो कि एक बेस यानी क्षार है। या आपके पास में दूसरा ऑप्शन है, आप लोग इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी गर्म कर सकते हो, जिसे आप लोग कास्टिक पोटाश के नाम से भी जानते हो। जानते हो ना, कास्टिक पोटाश के नाम से भी जानते हो। तो कुल मिला के बात है, जब आप लोग इस वसीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के साथ में गर्म करोगे, तब आप लोगों को जो चीज मिलती है उसे ही आप लोग सोप यानी साबुन बोलोगे। तो आप लोग बोलोगे कि सर साबुन यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा। दोस्तों, दोनों ही तरफ आप लोगों को साबुन मिलेगा। यहां पर जो साबुन होता है इसे आप लोग हार्ड सोप यानी कठोर साबुन बोलते हैं, और यहां पर जो आप लोगों को सोप मिलेगा उसे आप लोग सॉफ्ट सोप यानी मृदु साबुन बोलेंगे। दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या है? हार्ड सोप क्या होता है? साबुन के साथ में जो झाग देता है ना, झाग वो कम देता है। सॉरी, ये हार्ड सोप पानी के साथ में झाग कम देता है, जबकि ये वाला सोप क्या होता है? पानी के साथ में झाग अधिक देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने जैसे हैंड वॉश करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सोप होता है वो थोड़ा झाग क्या देता है? ज्यादा देता है आप लोगों का, है ना? या आप लोगों ने दाढ़ी बनाने वाला साबुन देखा होगा, दाढ़ी बनाने वाला, शेविंग वाला, कितने ज्यादा झाग आप लोग के निकलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की सारी चीजें हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो सोप बनता है ना, इसके साथ में एक चीज और बनती है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। तो आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सोप यानी साबुन का सह उत्पाद क्या है, तो सह उत्पाद हो जाएगा आप लोगों का ग्लिसरॉल। ओके, समझ गए बात को? ठीक है, बात करते हैं अब सर ये जो आपने बताया है फैटी एसिड वसीय अम्ल, इसके कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल एग्जाम्पल है दोस्तों। आप लोग ओलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हो, मैं इधर लिख देता हूं, है ना? एक होता है आप लोगों का स्टीरिक एसिड, है ना? लिख देता हूं इधर, स्टीयरिक एसिड या स्टीरिक अम्ल।
है ना। तो अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड होते हैं, मोस्ट कॉमन आप लोग के दो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस आप लोगों को इसको किसके साथ में गर्म करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करना है। इससे ही आप लोगों को क्या मिलेगा, साबुन मिलेगा। चलिए ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि साबुन की डेफिनेशन क्या होगी, देखो दोस्तों जो साबुन होगा वो आप लोगों को किससे मिल रहा है, वसीय अम्ल से ही तो मिल रहा है। तो अगर वसीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के साथ में गर्म करोगे तो जो साबुन आपको मिल रहा है इसको हार्ड सोप बोल रहे हो। और इसको आप लोग और क्या बोल सकते हो, वसीय अम्ल के सोडियम लवण। मतलब यार वसीय अम्ल को जब आप लोग अभिक्रिया करवाओगे इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो कुछ सॉल्ट मिलेंगे, कुछ लवण मिलेंगे। अरे आप लोग जानते हो क्या, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने पर लवण मिलता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है ना, क्षार है, ये क्या है, एक अम्ल है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने पर सॉल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लवण मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो लवण किससे मिले हैं, फैटी एसिड वसीय अम्ल से तो मिले हैं। तो पानी को, ये साबुन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वसीय अम्ल के लवण भी बोल सकते हैं। कौन से लवण, सोडियम लवण। तो वसीय अम्ल के जो सोडियम लवण होंगे वो तो आप लोगों का हार्ड सोप होगा, कठोर साबुन होगा। वसीय अम्ल का जो वसीय अम्ल के जो पोटेशियम लवण होंगे उसे आप लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट सोप यानी मृदु साबुन बोलेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। सर जी केमिस्ट्री का कितना क्लास बचा दोस्तों, ये आखिरी क्लास है केमिस्ट्री की, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए वसीय अम्ल जो साबुन होंगे उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, तो आप लोग बोलेंगे वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही आप लोग क्या बोलते हैं, साबुन यानी सोप बोलते हैं। कुमार जी चलो, अब दोस्तों सोप में मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। बताओ वसीय अम्ल का, और आप लोग बनेगा कैसे, आप लोग उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आप लोग इसको गर्म करोगे। तो दोस्तों इससे जो आप लोगों का सोप बनेगा, जो साबुन बनेगा, है ना, उसकी उस प्रक्रिया को क्या बोलते हो, इस प्रक्रिया को बोलते हो साबुनीकरण यानी सैपोनिफिकेशन। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए सैपोनिफिकेशन किसके निर्माण का एक मेथड है, आप लोग बोलेंगे सोप यानी साबुन के निर्माण की। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक बार सोप के प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों ये जो आप लोगों के ट्राइग्लिसराइड, ये क्या है, एक प्रकार का वसीय अम्ल है ना। देखो बोला जा रहा है ना इन फैट और ऑयल, तो फैट जो होता है वो किससे मिलके बनता है, फैटी एसिड से तो मिलके बना होता है। तो जब फैटी एसिड वसीय अम्ल को आप लोग गर्म कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो आप लोगों को इससे क्या मिलेगा, सोप मिलेगा। और सोप के साथ में आप लोगों को ग्लिसरॉल भी मिलेगा, जिसे आप लोग ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हो। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सोप यानी साबुन का सह उत्पाद क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर एक चीज मुझे और बताइए। मैंने बोला क्या, बताइए कि सर सोप में कई बार पूछा जाता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ में आ गया होगा। मैंने पढ़ाया था ना सुबह, एल्कोहल, कीटोन, ईथर। तो दोस्तों ये जो आपका सोप होता है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। अब बोलेंगे आप लोग कार्बोक्सिल ग्रुप किसको बोलोगे, अरे मैंने आपको बताया ना कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोल रहे थे, जहां पर COOH पाया जा रहा था और इससे क्या जुड़ा हुआ था, कोई कार्बन जुड़ा हुआ था। तो यहां पर भी आप लोगों को मिलेगा, तो इसे ही आप लोग है ना कार्बोक्सिल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो देखो यहां पर आप लोगों को कार्बोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा। तो सोप साबुन में अगर पूछा जाए कि कौन सा आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह मिलेगा, आपका आंसर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। चलिए, तो अब आप लोग बात ध्यान रखिए। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जनरल फॉर्मूला बताओ आप लोग सोप का, तो देखो जब आप लोगों ने इस फैटी एसिड की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आप लोगों ने करवाई, तो आपको जो सोप मिला उसका कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा यार। जैसे मैंने आप लोगों को बोला HCl की अभिक्रिया आप लोगों ने NaOH से करवाई मान लो, तो इससे आप लोगों को कोई ना कोई चीज मिली होगी, उसका कोई ना कोई फॉर्मूला सूत्र तो होगा ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, इससे क्या मिलता है, NaCl मिलता है। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप लोगों ने सोप बनाया है उसका भी तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOONA। ये तो होता है हार्ड सोप का। हार्ड सोप कौन सा था, जो आप लोगों का पानी के साथ में झाग कम देता है।
एक होता है दोस्तों आप लोगों का जो पानी के साथ में झाग ज्यादा देता है, जैसे आप लोग है ना कहीं पर देखा होगा आप लोगों ने, जो लिक्विड वाला हैंड वॉश होता है ना वो झाग काफी ज्यादा देता है, जबकि जो नॉर्मल अपना साबुन होता है उसको रगड़ोगे आप लोग वो थोड़ा झाग उतना नहीं देता जितना लिक्विड वाला देता है। तो कुल मिला के हार्ड सोप कौन सा हो जाएगा, जो हमारे घर में होता है ना, सॉलिड स्टेट में जो होता है। सॉफ्ट सोप कौन सा हो जाएगा, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जैसे आप लोग कहीं होटल वगैरह में जाओगे या फिर किसी आप लोग है ना बार्बर के पास में जाओगे तो उनके पास में देखोगे ना वो, अरे दाढ़ी बनाने की क्रीम नहीं होती क्या, वो लगाते हुए पूरा वो हो जाता है, तो सॉफ्ट सोप बोलेंगे उसको, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, RCONA। सर ये R का मतलब क्या है दोस्तों, कार्बन की श्रृंखला। कितने होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 50 होंगे दोस्तों, डिपेंड करेगा आप लोगों ने कौन सा वसीय अम्ल इस्तेमाल करा है। सिमिलरली सॉफ्ट सोप का क्या हो जाएगा, RCOO के, यहां पर पोटेशियम आएगा, यहां पर सोडियम आएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, समझ में आ गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो यार यहां पर कुछ लिखा हुआ है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, इसका मतलब क्या है समझिए। देखो एक्चुअली में प्यारे दोस्तों जब आप लोग साबुन का इस्तेमाल करते हो तो ये जो आप लोगों का साबुन है ये कई चीजों से, ये आर तो क्या हो जाएगी, कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। ये COO आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, पानी को अट्रैक्ट करता है, मतलब ये पानी की ओर जाता है। अभी मैं आप लोगों को एक काम करूंगा, पूरी मैं बता दूंगा सोप वर्क कैसे करता है, वहां पर मैं बता दूंगा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, बट ये आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, प्रकृति के आधार पर साबुन के आप लोगों को प्रकार बताने हैं। तो आइए, एक मैंने आपको हार्ड सोप बता दिया, जो हार्ड सोप कौन से होते हैं, जो कि सोडियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड के। और सॉफ्ट सोप कौन से होंगे, जो पोटेशियम सॉल्ट होंगे, किसके, फैटी एसिड के। तो देखो ये झाग कम देते हैं, जबकि वो झाग आप लोगों का क्या देता है, ज्यादा देता है। अब देखिए एक छोटी सी प्रक्रिया, कि चाहे आप लोगों का हार्ड सोप बने चाहे आप लोगों का सॉफ्ट सोप बने, दोनों के साथ में ही जो आप लोगों का को प्रोडक्ट होगा वो ग्लिसरॉल होगा। ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा, कहां सोचो ग्लिसरॉल केवल हार्ड सोप में मिलता है, दोनों ही जगह आप लोगों का मिलता है। कहानी क्लियर, बस आप लोगों का सॉफ्ट सोप बनाने में आप लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हो, और आप लोग हार्ड सोप बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हो। इसको आप लोग कास्टिक सोडा बोलते हो, इसको आप लोग क्या बोलते हो, कास्टिक पोटास के नाम से जानते हो। समझ में आ गई बात को, ठीक है। अब बात आती है कि सर हाउ सोप वर्क, जो सोप होता है साबुन वो कार्य कैसे करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मान लीजिए आपके कपड़े पे कोई तेल का एक बूंद गिर गई, या मान लीजिए आप लोग खाना खा रहे थे, कुछ खाना गिर गया, अब आप लोग पानी से धो रहे हैं, तब पानी से नहीं जा रहा, बट साबुन से जब आप लोग धोगे तो चला जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है, तो सोप वर्क कैसे कर रहा है, आप लोग समझिए मेरी बात को। देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला, जैसे एक हार्ड सोप ले लेते हैं, RCOONA, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या क्लियर है क्या, ठीक है दोस्तों। ये जो R है ना, ये क्या है, कार्बन की श्रृंखला है, बहुत लंबे ज्यादा कार्बन हो सकते हैं। क्लियर है क्या, आई एम फ्रॉम तेलंगाना, आई फॉलो योर क्लासेज 3 इयर्स, ठीक है, क्लास 3 इयर्स, एनटीपीसी लेवल 3, ठीक है, थैंक यू टू ऑल, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब प्लीज इधर देखिए ना, देखो दोस्तों ये R क्या है, कार्बन की श्रृंखला है, 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, एक कार्बन, इसका दूसरा, इसका मतलब तीसरा, इसका चौथा, इसका पांचवा है ना, तो एक लंबी एक कार्बन की श्रृंखला है, इसको मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है क्या। और दोस्तों इसके लास्ट में क्या आएगा, इस जगह क्या आएगा, इस जगह आ जाएगा COONA। समझ में आ गई बात को, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक्चुअली में प्लीज ध्यान से समझना, इस सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये COO के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब किसी के ऊपर चार्ज होता है तो इसको आप लोग आयंस यानी आयन बोलते हैं क्या, बताओ बताओ। राजकुमार मीणा, कुछ आता है क्या भाई इस क्लास से, नहीं आता राजकुमार जी, अब घर जाके सो जाइए आप, ठीक है। आज आएगा तब ना जब पढ़ोगे, क्लास में कमेंट कर रहे हो सर ये हो रहा है, सर ये हो रहा है, नाम राजकुमार रखने से थोड़ी राजकुमार बन जाओगे, पढ़ना पड़ता है राजकुमार बनने के लिए, फिर राजकुमार नहीं सीधे राजा बनोगे, ठीक है। तो जब किसी पे कोई चार्ज होता है, आवेश होता है, तो इसको बोलते हैं आयंस, है ना। तो बेसिकली ये पूरा का पूरे का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आयंस पाए जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आयनिक एंड, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आयनिक एंड,
और हिंदी में क्या बोलेंगे, आयनिक किनारा। जबकि ये वाला जो होता है यहाँ पर कोई आयंस नहीं पाए जाते हैं, तो इसको आप, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला एरिया है ना, जैसे यहाँ पर बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो आप लोगों का एरिया है ना, ये क्या है आप लोगों का, हाइड्रोकार्बन है। ये आप लोगों का क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब दोस्तों एक चीज आप लोग समझिएगा, तो ये वाला जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ना, ये पानी की ओर आकर्षित नहीं होता, पानी से दूर भागता है, पानी को प्रतिकर्षित करता है। तो ये वाला जो होता है ना, ये होता है वाटर रिपेलिंग। वाटर रिपेलिंग, रिपेलिंग का मतलब क्या है, जल को प्रतिकर्षित करने वाला। इसको पानी से डर लगता है तो इसको आप लोग हाइड्रोफोबिक भी बोलते हो। फोबिया का मतलब डर, तो इसको आप लोग हाइड्रोफोबिक भी बोलते हो। जबकि ये पानी की ओर अट्रैक्ट होगा तो इसके इस एंड को आप लोग हाइड्रोफिलिक भी बोलोगे। फिलिक का मतलब क्या है, जो पानी को आकर्षित करे, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, यानी जल की ओर आकर्षित होगा, ये जल की ओर आकर्षित होगा। क्लियर है क्या? कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि जो सोप का मॉलिक्यूल होता है, अगर आप लोग जल का एक अणु लोगे तो देखो ये तो क्या हो जाएगी, इसकी पूंछ हो जाएगी, टेल हो जाएगी, और ये हो जाएगा इसका हेड। तो आप लोगों से पूछा जाता है सोप का जो मॉलिक्यूल होता है, यानी साबुन का जो अणु होता है, उसका जो हेड होता है, उसका जो सर होता है, वो क्या होता है, सर वो जल को आकर्षित करता है, ये जल की ओर आकर्षित होगा। जबकि दोस्तों जो टेल होगी, जो पूंछ होगी, वो क्या करेगी, वाटर रिपेलिंग होगी, जल से दूर भागेगी, जल से डर लगता है उसको। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों कार्य कैसे करेगा, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। ये आप लोगों का सोप का एक मॉलिक्यूल है, इसका जो हेड है ये वाटर लविंग है, जल को प्यार करेगा, जल की ओर आकर्षित होगा। पीछे वाला क्या होगा, ये जल से दूर भागेगा, और जो जल से दूर भागता है वो क्या करता है, ऑयल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपके कपड़े पे कोई तेल का बूंद गिर गया, तो तेल में क्या होता है, फैट होता है क्या, या सिंपली ऑयल मान लो, ऑयल है ना, समझ रहे हो। अब आपने क्या डाला, इस पे डाला पानी और इस पे डाला साबुन, अच्छे से रगड़ा, तो दोस्तों होगा क्या, जैसे मान लेते हैं जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये थी गंदगी, इस पे आपने पानी डाल दिया और क्या डाल दिया, सोप लगा रहे हो। तो सोप के दो पार्ट होते हैं, एक तो हेड वाला और ये क्या होता है, टेल वाला, पूंछ वाला। तो जो टेल वाला पार्ट होता है ना, ये किसको आकर्षित करेगा, ये जल से दूर की ओर भागेगा। ये किसकी तरफ आएगा, ये उस गंदगी की तरफ आएगा, ऑयल की तरफ आएगा। तो ये पूंछ तो आ गई ऑयल की तरफ, पूंछ 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 आ गई ऑयल की तरफ। तो ये आप लोगों का ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? और जो ये हेड वाला पार्ट है ना, देखो ये पीछे वाला तो जा रहा है ऑयल की तरफ, और ये ऑयल से दूर भागेगा, तो ये ऑयल से दूर ऐसे बन जाएगा ये। तो कुल मिला के ये क्या कर लेंगे, एक इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये कुछ मिला के ये जो डर्ट थी ना, गंदगी थी, उसके चारों ओर सोप के मॉलिक्यूल, जल के अणु कुछ इस प्रकार से इकट्ठे हो जाएंगे कि पूंछ वाला पार्ट तो इधर हो जाएगा और ये वाला पार्ट इससे दूर हो जाएगा। तो ये जो बनाना, ये क्लस्टर जो बन गया, गुच्छा जो बन गया, इससे आप लोग बोलते हैं मिशेल। क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। तो बेसिकली सोप की मॉलिक्यूल इस प्रकार से इकट्ठा हो गए कि बीच वाले को जकड़ लिया। अब जैसे आप लोग ब्रश चलाओगे ना, तो ये आपका हट जाएगा वहां से। समझ में आ गई बात को? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर डिटर्जेंट क्या होता है। दोस्तों सोप और डिटर्जेंट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो फिर सर डिफरेंस क्या होता है। देखो डिफरेंस एक छोटा सा है, यहां पर देखो कुछ भी नहीं है, सारी प्रक्रिया सारी की सारी सेम है। डिफरेंस क्या है सोप एंड डिटर्जेंट में, सोप जो था वो आप लोगों का फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट था, या फैटी एसिड का पोटेशियम सॉल्ट था। क्लियर है क्या? यानी आपने सोप को बनाने के लिए क्या किया था, जो वसीय अम्ल था उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा के आपने बनाया था। जबकि ये क्या है, ये भी सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ही होते हैं, बट ये फैटी एसिड के नहीं होके कौन से एसिड के होते हैं, सल्फोनिक एसिड के होते हैं। यानी जब सल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे, तब जाके आप लोग का डिटर्जेंट बनता है। दोस्तों बात करें सोप, कठोर जल, खारे जल, अम्लीय जल के साथ साबुन प्रभावी नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई हार्ड वाटर है, अब आप लोग बोलेंगे सर हार्ड वाटर किसको बोलते हैं। हार्ड वाटर हम लोग बोलते हैं जिसमें हार्डनेस यानी कठोरता पाई जाती है। अब ये कठोरता क्या होती है दोस्तों, अगर आप किसी पानी में कैल्शियम के बाइकार्बोनेट मिल रहे हैं, या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिल रहे हैं,
या सल्फेट मिल रहे हैं, है ना, मान लो MgSO4 मिल रहा है या कैल्शियम के सल्फेट मिल रहे हैं अगर उस पानी में, तो आप लोग बोलेंगे ये पानी क्या है, हार्ड है यानी कठोर है। सर टेस्ट में 60 आ रहे हैं, क्या करें, कमेंट बंद करो, पढ़ाई करो सामने। समझ में आ गई बात को, ठीक है। लेकिन है ना, तो अगर कोई पानी आपका मान लो कठोर पानी है या खारा पानी है, खारा पानी किसको बोलोगे, जिसमें दोस्तों नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या होता है, आप लोग साबुन रगड़ोगे ना तो वो ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। जबकि डिटर्जेंट क्या होता है, ये पानी में आप लोगों के खारे पानी में, कठोर पानी में, सब में अच्छे से कार्य करेंगे, ठीक है क्या। इसलिए डिटर्जेंट आप लोगों का डिटर्जेंट की यूज पड़ा, वरना अगर सोप और डिटर्जेंट का एक ही काम होता तो कैसे वर्क करता। तो ये आप लोगों का देखो यहां पर क्या है, सोप में एक लंबी कार्बन की श्रृंखला है और लास्ट में COONA जो मैंने आप लोगों को बताया। बस यहां पर क्या होता है, यहां पर भी वही लंबी कार्बन की श्रृंखला होती है, बट यहां पर आप लोगों का क्या होता है, SO3Na होता है ना, SO3Na, जबकि यहां पर COONA। इसका मतलब लंबी कार्बन श्रृंखला के साथ में ये COONA जुड़ा होता है और यहां पर लंबी कार्बन श्रृंखला के साथ में ये SO3Na जुड़ा होता है। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑयल और फैट के बारे में कुछ चीज। सर जैसे समझाइए, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो ऑयल क्या होता है ये आप लोग सभी जानते हैं। ऑयल में बहुत सारी चीजें पाई जाती है। ऑयल में क्या फैट पाया जाता है, क्या वसा, बिल्कुल सर, ऑयल में फैट यानी वसा पाया जाता है, जिसकी बात हम लोग बायोलॉजी में भी करते हैं, बट इधर आप लोग समझो जो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं फैट जो है, फैट जो, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं छोटी सी बात, जैसे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एस्टर आपने सुना है, कीटोन आपने सुना है, एल्कोहल आप लोगों ने सुना है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि दोस्तों जो फैट होता है वसा, उसमें कौन सा, मतलब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, तो इसमें एस्टर पाया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, एस्टर यौगिकी है, यानी एस्टर कंपाउंड ही है। और दोस्तों ये आप लोगों का निर्माण कैसे होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब आप लोग ग्लिसरॉल से करवाते हो ना, तब जाके आप लोगों का ये वाला प्रोडक्ट यानी ये उत्पाद बनता है। और इस प्रक्रिया को आप लोग एस्टरीकरण बोल रहे हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में एस्टर बन रहा है आप लोगों का, ठीक है क्या, ठीक है। अब इधर देखो आप लोग, देखो एक सिंपल सी बात समझो, एस्टर आपने किसको बोला था यार, आज वाली क्लास में बताया था ना, 1 बजे वाली क्लास में, सर जहां पर ये COO हो और यहां से कुछ आप लोगों का कार्बन जुड़े हो, यहां से कुछ कार्बन जुड़े हो, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। चीजें क्लियर है क्या, चीजें क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो फैट होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड फैट, एक अनसैचुरेटेड फैट। सर सैचुरेटेड यानी संतृप्त, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो सर संतृप्त और असंतृप्त में डिफरेंस क्या होता है, संतृप्त में जितने भी कार्बन होते हैं, जैसे मान लो ये हर एक कोना कार्बन को बता रहे हैं, कार्बन 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 कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच के सभी बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन में कोई भी, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल नहीं होते, एक डबल मिल जाएगा या एक ट्रिपल मिल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड आप लोग देख पा रहे हो, डबल बॉन्ड है। तो ये सैचुरेटेड कैसे हो सकता है, संतृप्त कैसे हो सकता है। सैचुरेटेड की डेफिनेशन ही क्या होती है, जहां पर सारे आप लोगों के क्या होते हैं, बताओ, सिंगल होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं, ऑयल और फैट में डिफरेंस क्या है। देखिए देखो ऑयल और फैट में डिफरेंस क्या है दोस्तों। ऑयल आप लोगों को जनरली कहां से मिलता है, जनरली कहां से मिलता है, प्लांट से मिलेगा। जैसे चाहे नारियल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे जैतून का तेल हो, सारे आप लोगों को कहां से मिलते हैं, इसके सोर्स क्या है, मेनली प्लांट है। जबकि फैट आप लोगों को कहां से मिलता है, मेनली एनिमल से मिलता है। प्लांट में पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में, एनिमल में पाए जाने वाला जो फैट होता है, मतलब एनिमल में आप लोग को ज्यादा फैट मिलेगा। बात करते हैं कि दोस्तों जो ऑयल होता है ये भी फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो फैट होता है ऑब्वियसली बात है ये भी फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, मतलब ऑयल में आप लोग का फैट पाया जाता है, ऑयल ऑयल में होता है ना वो फैट पाया जाता है। बट
जो फैट होता है वो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। तो इसमें पाए जाने वाले फैटी एसिड और उसमें पाए जाने वाले फैटी एसिड थोड़े से अलग होते हैं। जैसे जो फैटी एसिड वसी अम्ल ऑयल में पाए जाते हैं वो अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच के सभी बॉन्ड सिंगल नहीं है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। फैट्स की अगर हम लोग बात करें, ये जो आप लोगों को एनिमल से मिल रहा है वो आप लोगों का सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में पाए जाने वाला सभी बॉन्ड क्या होता है, सिंगल होता है। अगर हम लोग बात करें बॉन्डिंग, तो यहां पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, यहां पर आप लोग को डबल बॉन्ड मिल जाएगा, तभी तो वो आप लोग का अनसैचुरेटेड है। दोस्तों रूम टेम्परेचर पे ये वाला जो आप लोगों का होगा अनसैचुरेटेड फैट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये आप लोगों को लिक्विड स्टेट में मिलेगा जनरली, जबकि वो आप लोग को सॉलिड स्टेट में मिलेगा। बायोलॉजी में हम लोग इसमें डिटेल, ठीक है सर आज 1 बजे क्लास कम समझ में आई, कोई बात नहीं दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। देखो कई कई टॉपिक होते हैं जो आप लोग को हार्ड लगते हैं, कोई बात नहीं। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तभी तो तरल अवस्था में हो गए, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे तरल में आ गए। वो ठोस अवस्था में क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको और टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए वो ठोस अवस्था में पाए आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेडिसिन। सर मेडिसिन के बारे में क्या पढ़ना है, आप लोगों से पूछा जाता है इस वाली मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ये मेडिसिन, इस मेडिसिन का क्या काम है, ये किस प्रकार की मेडिसिन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटीपायरेटिक। दोस्तों देखो आपको पता हो तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है पायरोमीटर, जो क्या करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है ना भट्टियों वगैरह का, तो उसका मेजरमेंट किया जाता है पायरोमीटर से। तो एंटीपायरेटिक का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर को कम करे, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करे। आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब आपको फीवर है, तो जो मेडिसिन फीवर को कम करती है उसे ही हम लोग एंटीपायरेटिक बोलते हैं। जैसे दोस्तों इसको हम लोग बात करें, इस वाली चीज को है ना हम लोग और किस नाम से जानते हैं, पायरेक्सिया या पायरेसिस। मतलब आपकी बॉडी का जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया या पायरेसिस भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ब्रूफेन का कर सकते हो, पैरासीटामोल होती है, पैरासीटामोल का इस्तेमाल दोस्तों दर्द में भी, दर्द को भी कम करता है पैरासीटामोल, है ना। एस्पिरिन हो गई, क्रोसिन हो गई, वो एनलिजन, ये सारे के सारे उन मेडिसिन के नाम है जो आप लोग के फीवर को कम करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीड़ाहारी, जिसे आप लोग इंग्लिश में एनाल्जेसिक्स बोलते हो, है ना, मतलब पेन किलर, जो आपकी पेन को कम करे। तो बेसिकली आप लोग पेन किलर को ही और किस नाम से जानते हो, एनाल्जेसिक्स के नाम से जानते हो, है ना। तो इसमें होती है मॉर्फिन, जैसे मॉर्फिन में आप लोग को पता ही नहीं पड़ेगा, आप लोग के दर्द का एहसास हो रहा है। पैरासीटामोल भी आप लोग के दर्द को कम करती है, एस्पिरिन, आइबुप्रोफिन, ये आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटीबायोटिक। दोस्तों एंटीबायोटिक आप लोग किसको बोलते हैं, जो आपकी बॉडी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने से रोके। जनरली किसके लिए होती है, बैक्टीरिया के लिए होती है। तो आपकी बॉडी में अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए आप लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हो, ठीक है क्या। तो जैसे एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है ना, ये क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, ये एमोक्सिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक है। समझ गए बात को, ठीक है। राधा कृष्णा ढाला जी, सर इंग्लिश में लिखिए। राधा कृष्णा जी इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, मॉर्फिन, इसको पैरासीटामोल ही बोलते हैं, एस्पिरिन ही बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटीसेप्टिक। दोस्तों एंटीसेप्टिक आप लोग किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके कहीं पर कट लग गया, ये चोट लग गई, तो यार वहां पर कोई माइक्रोब, कोई है ना सूक्ष्म जीव आके बैठ के वहां का इन्फेक्शन नहीं कर दे, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, पहले ही एंटीसेप्टिक लगा लेते हो, जिससे वहां पर कोई भी जर्म यानी कोई भी आप लोग का सूक्ष्म जीव वहां पर ग्रोथ नहीं कर पाए। तो ऐसी दवाई को आप लोग बोलते हो एंटीसेप्टिक। जैसे आयोडीन टिंचर है, क्या आप लोग जानते हो आयोडीन टिंचर कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूं। आयोडीन टिंचर बनता कैसे है, जब आप लोग एल्कोहल में आयोडीन मिलाते हो ना, तो ये आप लोगों का बनता है आयोडीन टिंचर, और इसका इस्तेमाल होता है एज अ एंटीसेप्टिक। और किसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोस्तों इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे H2O2। दोस्तों फिनॉल का फॉर्मूला याद रखोगे C6H5OH। इन सभी का इस्तेमाल कहां पर होता है, एंटीसेप्टिक में। दोस्तों जो डिटॉल आप लोग यूज करते हो उसका भी इस्तेमाल किस में होता है, एंटीसेप्टिक में होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रैंकुलाइजर। सर पेनिसिलिन क्या है, दोस्तों पेनिसिलिन जो होती है वो भी एक एंटीबायोटिक होती है। क्लियर है, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर की अगर हम लोग बात करें, ट्रैंकुलाइजर का मतलब क्या होता है, प्रशांतक। मतलब वो किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह हो तो ये ट्रैंकुलाइजर है ना, उसको थोड़ा नॉर्मल लाने के लिए, बहुत ज़्यादा सिर घूम रहा है, समझ रहे हो ना, ट्रैंकुलाइजर बेहोश करने की दवाई, कुल मिला के बात ये है। तो मैप्रोबोमेट, क्लोरप्रोमजीन, रिस्पाइन, डाइजेपॉम, अल्प्राजोलम, ये सारे के सारे क्या हैं, एक ट्रैंकुलाइजर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टैटिन।
सर ये स्टैटिन क्या होता है? दोस्तों अगर आप लोगों के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए ली जाने वाली दवाई को ही आप लोग स्टैटिन बोलते हो। और स्टैटिन के कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे लवस्टैटिन, प्रवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन। लास्ट में सब में स्टैटिन स्टैटिन आ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक। कुल मिला के बात है दोस्तों ऐसी दवाइयां जो प्रेगनेंसी होने से बचाती है ना, लेडी को प्रेग्नेंट होने से बचाती है। चलिए तो इसके सर एग्जांपल बताइए। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान समझिएगा, ये जो भी मैं आपको रियल में बताऊं, अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इसका कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, है ना, कोई भी, इवन आप भी कोई मैरिड वगैरह हो, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कभी भी इन वाली मेडिसिन का कंजम्पशन ना करें। देयर आर चांसेस डेट यू विल नॉट बी प्रेग्नेंट अगेन इन लाइफ। हो सकता है जीवन भर कोई भी प्रेग्नेंट ना हो, अगर इन दवाई को अगर कोई कंज्यूम करता है तो देयर आर चांसेस कि वो वापस प्रेग्नेंट ना हो पाए जीवन भर। तो बिल्कुल भी ये वाली दवाई का कंजम्पशन करे ही नहीं। ये आप लोगों की बॉडी में यूटेरस जो गर्भाशय होता है, जो हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। क्योंकि देखो आपकी बॉडी में जो फीमेल बॉडी होती है उनमें एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में मदद करता है। अब ये जो दवाई होती है ना, ये क्या करता है? एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टिन। ये प्रोजेस्टिन हार्मोन क्या करता है? इस प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करता है जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रह ही नहीं पाए। समझ रहे हो बात को? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो दो डिफरेंट टाइप की होती है। एक तो होती है कॉम्बिनेशन पिल्स, जिसमें ना ये दो आपके पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन। मैंने बताया प्रोजेस्टिन क्या करता है, जो लेडीज होती है उनमें एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन करके, उसके लेवल को क्या करता है? कम करता है। क्लियर है क्या? दूसरी होती है आप लोगों की प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिनी पिल। इसमें क्या होता है? दे आर बेटर फॉर सम वुमन सच एज दोज हु आर ब्रेस्ट फीडिंग और हैव अ हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड स्ट्रोक एंड शुडंट टेक एस्ट्रोजन। देखो मतलब ये क्या होती है, देखो समझो, एक तो वॉली हो गई जिसमें इन दोनों का मिक्सचर होता है, किसका? प्रोजेस्टिन का, एस्ट्रोजन का। एक होती है जिसमें केवल और केवल प्रोजेस्टिन का होता है, जिसको मिनी पिल के नाम से भी जानते हो। मिनी पिल क्यों बोल रहे हो यार? इसको बड़ी क्यों बोलोगे? क्योंकि इसमें दो पाए जा रहे हैं, इसमें केवल एक चीज पाई जा रही है। तो ये बेसिकली उनके लिए अच्छा होता है जिनके थोड़ा ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या होता है, थोड़ा और बढ़ा देगा ब्लड क्लॉटिंग वगैरह की प्रॉब्लम। ठीक है, डेट्स वाई दिस इज गुड, है ना। चलिए हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या कौन सा हो जाएगा? लेवेनोजेस्ट्रल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीमर। दोस्तों पॉलीमर आप लोग किसको बोलते हो? कोई भी कुछ भी, मतलब पॉलीमर कुछ भी नहीं है। देखो जैसे मोतियों की माला है, वो बहुत सारे मोतियों से मिलकर बनी हुई होती है ना, तो इसको आप लोग पॉलीमर बोल दो, बहुलक बोल दो। बहुलक आप लोग किसको बोलोगे? जो बहुत छोटे छोटे यूनिट इकाइयों से मिलकर बनता है उसको आप लोग पॉलीमर यानी बहुलक आप लोग बोलते हैं। इतनी सी क्लियर है? जो वो एक यूनिट होती है इसे आप लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलेंगे सर मोनोमर, और हिंदी में आप लोग इसको क्या बोलेंगे? एकलक बोलेंगे। समझ में आ गई बात को? तो पॉलीमर क्या होता है? जब कोई बहुत छोटी छोटी चीज मिलके कोई एक बड़ी चीज बनाती है तो उसे बोलते हैं पॉलीमर यानी बहुलक। इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण। जैसे मैं आप लोगों को बात बताऊं कि जो डीएनए होता है, चलो डीएनए छोड़ो, आप लोग प्रोटीन खाते हो ना, प्रोटीन। अरे जो आप लोग प्रोटीन खाते हो ना, वो भी बहुत छोटी छोटी चीज से मिलके बना होता है ना, वो भी बहुत छोटी छोटी चीज से मिलके बना होता है। तो कुल मिला के प्रोटीन भी तो आप लोगों का एक पॉलीमर हो गया। बिल्कुल। तो जिन छोटी चीज से मिलके बना होता है उसको मोनोमर यानी एकलक बोलेंगे। प्रोटीन के एकलक का नाम है अमाइनो एसिड, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बायोलॉजी में पढ़ेंगे, हालांकि बायोलॉजी का है ये, ठीक है। कल से स्टार्ट हो जाएगा विक्की कुमार जी बायोलॉजी, टेंशन ना लो। चलो, तो पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसके तहत छोटे छोटे आप लोग के मोनोमर मिलके एक बड़े उसका निर्माण कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्लास्टिक की। दोस्तों प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। बहुलक का मतलब क्या है? ये भी बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलके बना हुआ है। तो अगर बात करें प्लास्टिक की खोज किसके द्वारा हुई थी, तो ये हुई थी क्रिश्चियन शॉनबेन के द्वारा। चलिए अब बात आती है कि सर प्लास्टिक के भी कुछ टाइप होते हैं कि बिल्कुल प्लास्टिक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। दोस्तों थर्मोसेटिंग का मतलब क्या है? जिसकी सेटिंग हो गई। कैन ओनली बी मोल्डेड वंस,
जैसे कुछ प्लास्टिक होते हैं जिनको आप लोग गर्म करके उसकी शेप बदल सकते हो, ठीक है, तो उसको आप लोग बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनकी आप लोग शेप बार बार चेंज नहीं कर सकते गर्म करके, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग के दो एग्जांपल याद रखिएगा, कौन कौन से, बेकेलाइट और मेलामाइन। जबकि आप लोगों का थर्मोप्लास्टिक कौन सा होगा, जिसमें आप लोग चेंज कर सकते हो, गर्म करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों पॉलीमर जो होता है ये आपके दो टाइप के, मतलब ये सॉरी प्लास्टिक जो होता है वो दो टाइप के होता है ना। पॉलीमर टाइप नहीं, इसको प्लास्टिक टाइप करो, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, हाँ ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, थर्मो आप लोग किसको बोलेंगे, जहां पर आप लोग गर्म करके वापस आप लोग चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे उसकी शेप चेंज कर सकते हो, जैसे पॉलिस्टर हो गया, पॉलीस्टायरीन हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है, नाइलॉन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलो, तो थर्मोप्लास्टिक के कुछ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ। थर्मोप्लास्टिक कौन से होंगे, जिसका आप लोग बार बार गर्म करके जिनकी शेप को आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। सारा मैं बोल रहा हूँ सारा फैक्चुअल, कुछ भी इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं यार। दोस्तों आप पढ़ लोगे, किसको बताओ, जो चीजें सीधे वो पढ़ा दो जो आपको समझ में नहीं आएगी, बस रीडिंग लगानी, इसमें कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर रीडिंग का इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे पॉलीएथिलीन, जिसे आप लोग पॉलीथीन भी बोलते हो, मार्केट में जो आप लोग पॉलीथीन लेते हो ना, वो एक प्रकार का क्या है, पॉली प्लास्टिक है, मतलब उसका गर्म करके शेप बदल सकते हो। और दोस्तों मैंने आपको बताया जितने भी प्लास्टिक होते हैं वो बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं, तो यार ये भी बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा। तो पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन किसको, उसका नाम है, पॉलीथीन का ही दूसरा नाम है पॉलीएथिलीन। तो पॉली का मतलब बहुत सारा, एथिलीन यानी बहुत सारे एथिलीन से मिलके जो बनता है, ठीक है। तो पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन का मोनोमर पूछे तो आप लोग बोलेंगे एथिलीन। क्लियर है क्या। चलो सर पढ़ाओ, कोई बात नहीं, रवि कुंतल जी ने बोला पढ़ाओ तो बिल्कुल पढ़ाएंगे भैया, रवि कुंतल जी ने बोला है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि जो पॉलीथीन होता है उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो आप लोगों को पता है पॉलीथीन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, टॉयज बनाने में भी होता है। अब आप लोग ये ना सोचो कि सर पॉलीथीन का इस्तेमाल टॉयज बनाने में होता है, बिल्कुल बनता है यार। जो टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, क्या उसमें इसका पॉलीथीन का निर्माण नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है। आप लोग दोस्तों कोई कैरी बैग वगैरह बनाने में होता है, हालांकि इसको यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज यू ऑल नो डैट इज नॉट डिस्पोजेबल। चलिए दोस्तों, पीवीसी जिसकी फुल फॉर्म है पॉली वाइनिल क्लोराइड, दोस्तों ये भी आप लोगों का एक बहुलक है। बहुलक क्यों है, क्योंकि पॉली वाइनिल क्लोराइड ये बहुत सारे वाइनिल क्लोराइड से मिलके बनता है, ठीक है। अब ये पीवीसी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है दोस्तों, पीवीसी के पाइप वगैरह बनते हैं, है ना। आपके घर में पाइप वगैरह होंगे दोस्तों जो पीवीसी के बने होंगे। ब्लड स्टोरेज जो बैग्स होते हैं वो बनता है पीवीसी के, खिलौने भी बनते हैं। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉलीस्टायरीन। पॉली बहुत सारे, स्टायरीन आप जानते हो, है ना, एक कंपाउंड है। तो बहुत सारे स्टायरीन से मिलके जो बनता है इसको पॉलीस्टायरीन बोलते हैं। सर पॉलीस्टायरीन का यूज कहां पर है, फूड का जो कंटेनर होता है, ठीक है। क्लियर। हाँ तो बस इसको रीडिंग करना, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगे नहीं रहा इसमें, देखो नाम और कुछ भी नहीं है। देखो इसमें एक भी चीज मैंने क्लास स्टार्टिंग करने से पहले ही बता दिया था, बस इसको रीडिंग करनी है, कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे कुछ पॉलीमर्स होंगे जो आपको नेचुरली मिलेंगे, है ना, मतलब नेचुरल का मतलब जो आपको इस एनवायरनमेंट से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है या एनिमल से मिल रहा है। कुछ ऐसे पॉलीमर है जो बनाए गए हैं, कुछ है जो मिल तो नेचुरल रहे हैं बट उसमें आप लोग कुछ चेंज कर रहे हो। क्लियर है क्या। तो यार आप रीडिंग कर सकते हो यार आप, ठीक है। जैसे रबड़ है, ये भी आप लोगों का एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्यों है, क्योंकि ये भी मोनोमर से, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या है उस मोनोमर का नाम, आइसोप्रीन। देखो मैं लिख रखा है, आपको रीडिंग करना है। तो जो चीज आप लोगों को, देखो मैं ये समझाता हूँ, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो समझो, है ना। देखो एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, जो रबर होता है ना, रबर वो क्या होता है, आपको नेचुरली मिलता है, ठीक है, प्लांट से मिलता है, आप लोगों को पता है। बट जो आप लोग का नेचुरल रबर होता है ना, वो काफी सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग इसको कहीं पर यूज नहीं कर सकते, आपने थोड़ा सा जोड़ लगाया टूट जाएंगे, ये काफी लचीला होता है। जैसे आपकी चप्पल है, उसको थोड़ा सा मोड़ा, टूट गई, क्या मतलब, तो उसको थोड़ा सा आप लोग को हार्ड करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों इसके लिए एक प्रोसेस होता है ना। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या रबड़ भी आप लोगों का एक पॉलीमर है क्या, बिल्कुल पॉलीमर है। तो अगर ये पॉलीमर है तो इसका भी तो कोई ना कोई मोनोमर होगा, बिल्कुल इसका जो मोनोमर होगा वो क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसको हार्ड करने के लिए हम लोग क्या करें, क्योंकि यार आप लोगों को अगर गाड़ी के टायर बहुत सॉफ्ट रखोगे तो ऐसे घिस जाएंगे वो।
तो हार्ड बनाना पड़ेगा ना इन रबर को। तो दोस्तों इस रबर को हार्ड बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, जो आपका नेचुरल रबर होता है ना, इसमें आप लोग सल्फर डाल के इसको गर्म करते हो। तो जब सल्फर डाल के आप लोग गर्म करते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्केनाइजेशन यानी वल्कनीकरण। और जो रबड़ आप लोगों को मिलेगा वो थोड़ा हार्ड होगा, कठोर होगा, इसको आप लोग बोलते हो वल्केनाइज रबड़। समझ में आ गई बात को। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस प्रोसेस का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य छोटा सा था, क्या सर, कि जो नेचुरल रबर था उसको क्या करना था, गर्म करना था। और नेचुरल रबर को गर्म करने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया है, सल्फर का इस्तेमाल किया है। क्लियर है दोस्तों, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो ये आप लोग सारे देख लीजिएगा, फाइबर्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं दोस्तों, धागे जैसी संरचना को ही फाइबर बोलते हैं। जैसे आपका कपड़ा है, इसको कपड़े को बिल्कुल खोल के देखोगे ना, देखोगे आपके कपड़े भी किससे मिलकर बने हुए, धागे से मिलकर बने होंगे। तो जो चीज आपको नहीं इससे समझ में नहीं आएगी वो सीधे मैं आप लोग को बताता हूँ। मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें वैसे। ये देखो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट बस इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या होता है सीमेंट, लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, सिलिका डाइऑक्साइड को, है ना। ये बाकी और कुछ चीज़ नहीं है। जो चीज़ है मैं आप लोग को बताता हूँ, ये फर्टिलाइज़र वगैरह ये सारे हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ये अलग अलग प्रकार के ग्लास किसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। हाँ दोस्तों, गैस के नियम मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोगों को खुद से पढ़ने में दिक्कत आएगी, आ भी जाएगी तो आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी रटनी पड़ेगी, है ना। बट आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधे आप लोगों को पढ़ा देता हूं। नरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं क्लास बंद कर दो, हम तो पढ़ लेंगे। कोई बात नहीं, नरेंद्र जी गुस्से हो गए, चलो वापस पढ़ा दे नरेंद्र जी। नरेंद्र जी गुस्सा हो जाते हैं, नरेंद्र जी हमारे प्यारे से दोस्त हैं। सर वापस सर बायो प्लीज 7 दिन में कंप्लीट कीजिए। अरे भैया पागल हो गया, बायोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बायोलॉजी कम से कम एग्जाम से पहले तो कंप्लीट कराना ही है, लेकिन उसमें क्लासेस ज़्यादा लेनी पड़ेगी। 1 घंटे की क्लास से वहाँ पर काम नहीं चलेगा, कम से कम दिन में एक डेढ़ घंटे, 1-1.5 घंटा तो चलना ही पड़ेगा उसमें ना। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे और बहुत सिंपल आपके आएंगे। कोई उसमें कोई हार्ड नहीं है। आप लोगों से सिंपली पूछ लेगा कि जो कांच होता है, ये वाला कांच का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। या आप लोगों से सिंपली पूछ लेगा जैसे पॉलीथीन है, इसके मोनोमर यानी 1 लग का नाम बताओ। या आप लोगों से पूछ लेगा कि जो सोप होता है, हार्ड सोप जो होता है, या सिंपली सोप का सह उत्पाद क्या होता है। या आप लोगों से पूछेगा हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप में डिफरेंस क्या है ना। और आप लोगों से क्या पूछ सकता है, जैसे जो सोप का मॉलिक्यूल है उसका जो हेड होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाएगा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में क्या करा जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ गैस के लॉज। आप लोग जानते हो, पहले तो बताओ गैस क्या होता है, जानते हो ना। हाँ सर हम लोग जानते हो, जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, जो द्रव्य होता है, वो आप लोग का 3 अवस्था में पाया जाता है ना। सॉलिड यानी ठोस अवस्था, लिक्विड यानी तरल, गैस एक गैसीय अवस्था। समझ में आ गई बात को, ठीक है सर। तो दोस्तों इस गैस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। गैस के बारे में एक चीज आप लोग बेसिक जानते हो, क्या जानते हो कि सर जो गैस होता है ना, इसमें एटम्स जो होते हैं या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो काफी डिस्टेंस पे होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। ये बात आप लोगों ने जानते ही हो सभी, ठीक है। अब एक चीज आप लोग समझो दोस्तों, 2 प्रकार की गैस होती है। एक होती है आइडियल गैस यानी आपकी आदर्श गैस, एक होती है रियल गैस यानी वास्तविक गैस। समझ में आ गई बात को, जी सर। दोस्तों आइडियल गैस क्या है, रियल में ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल गैस है, एक काल्पनिक गैस है। काल्पनिक गैस का मतलब क्या है, जस्ट हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि एक ऐसी गैस जैसे मान लो एक कंटेनर है, अगर इसमें कोई गैस है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में या जिनके पार्टिकल के बीच में अगर अट्रैक्शन हो ही नहीं, आकर्षण हो ही नहीं, तो ऐसी गैस को मैं बोल दूंगा आइडियल गैस यानी आदर्श गैस। जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है। कोई भी गैस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में या अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण होता ही होता है, यानी कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं बन सकती, जस्ट एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है क्या। चलिए रियल गैस क्या होगी,
दोस्तों रियल गैस आप लोग किसको बोलोगे? हर गैस को रियल बोलोगे, यानी उसमें हर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ तो आकर्षण हो गए ना। तो अगर किसी गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण है तो उसको रियल गैस बोल दो, क्या दिक्कत है यार? क्लियर है क्या? चलिए आ जाओ। अब दोस्तों क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है कोई भी गैस, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी? चार ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। एक है लो प्रेशर लो टेम्परेचर, एक है आप लोगों का लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, एक आपको दिया हुआ है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और एक आप लोगों को दिया हुआ है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। समझ में आ गई बात को? अब आप लोग बोलोगे कि सर कैसे पता करें? देखो मेरी बात को, आप लोगों को पता है कोई भी दो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई भी दो पार्टिकल होते हैं, इनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण होता ही है। फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m2 है। तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? सर इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल होगा Gm1 m2 बट्टे r स्क्वायर, जहां पर सर r क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है। समझ गए बात को? ये जानते हो ना? ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताएं, मान लीजिए आपने एक बैलून है लिया, उसमें ये दो गैस के मॉलिक्यूल है। अगर आप लोग प्रेशर बढ़ाओगे तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर आप लोग प्रेशर को कम ही रखोगे तो इनके बीच की दूरी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, ज्यादा चिपकेंगे नहीं। तो दूरी अगर ज्यादा रहेगी, आर ज्यादा रहेगा, तो आर स्क्वायर क्या होगा? सर ये और भी ज्यादा रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं ना ये वाला मान बहुत ज्यादा हो, तभी तो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल काफी कम होगा। दूरी आप चाहते हो ना बहुत ज्यादा हो। तो अगर प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए सर कम, क्योंकि प्रेशर कम रहेगा, इनके बीच की दूरी ज्यादा रहेगी, है ना। आर ज्यादा रहेगा, आर स्क्वायर और ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से लगने वाला आकर्षण बल कम होगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से छोटी चीज बोलूं, टेम्परेचर क्या रखूं? कम रखूं ज्यादा? तो टेम्परेचर जब आप लोग ज्यादा रखेंगे इनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो भागेंगे, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर ज्यादा करने पर क्या होगा? आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो आर स्क्वायर और ज्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों जब ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, जो आकर्षण बल क्या होगा? काफी कम होगा। तो कौन सी कंडीशन पे कोई भी रियल गैस, वास्तविक गैस एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेगी? दोस्तों लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है। तो अगर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा तो देखो यार गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना कम आकर्षण है, जबकि जस्ट इसका उल्टा करोगे देखो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना सारा आकर्षण है, कितने सारे मॉलिक्यूल्स है पास पास में। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, यानी आदर्श गैस समीकरण। दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? जैसे एक इक्वेशन बनाई गई कि कोई भी आइडियल गैस, कोई भी आदर्श गैस इस समीकरण को हमेशा सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, कोई भी आइडियल गैस हो। तो दोस्तों ये इक्वेशन क्या है? तो ये इक्वेशन है पीवी बराबर एन आर टी। आपने साथ में ये भी पढ़ी होगी पीवी बराबर एम आर टी, और आप लोग सोचते होंगे यार एन आएगा एम आएगा। इसका सारा कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस इक्वेशन में ये पी क्या है? ये है पी है गैस का प्रेशर यानी गैस का दाब, वी क्या है? गैस का वॉल्यूम यानी आयतन, टी क्या है? गैस का टेम्परेचर यानी तापमान। तो यार ये वाली चीजें तो यार यहां पर भी कॉमन है, ऊपर भी कॉमन है, नीचे भी कॉमन है। बट ये एन क्या है? देखो जब पीवी बराबर एन आर टी होता है और पीवी बराबर एम आर टी, दोनों ही सही है, बट डिफरेंस क्या है? देखो समझो, यहां पर जो आर है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसका मतलब क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक। दोस्तों इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स रहेगी यार, चाहे कोई सी भी गैस हो। यूनिवर्सल का मतलब कोई सी भी गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, कोई सी भी गैस हो, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। कितनी रहेगी? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है। इसे आप लोग और कैसे लिख सकते हो? 8.314 जूल, केल्विन ऊपर जाके केल्विन की पावर -1 जाएगा, बन जाएगा, मोल ऊपर जाके मोल की पावर -1 बन जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है दोस्तों? क्लियर है यार? बोलते नहीं हो। अरे क्लियर है या नहीं है? है ना? ठीक है।
दोस्तों इसको और इसको अलग दिखाने के लिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक लाइन लगा दी जिसको बार बोलते हैं ना, तो इसको मैंने आर बार बोल दिया। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या। आई होप आप लोगों ने वो केमिस्ट्री वाली क्लास देखी होगी जिसमें मैंने मोल के बारे में आप लोगों को बताया था। देखी थी ना? अरे देखी थी, नहीं देखी थी? देखी थी ना? क्लियर है? ठीक है दोस्तों, यहां पर जो इस वाले इक्वेशन में आर है वो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? अरे बताओ, चारित्रिक, चारित्रिक गैस नियतांक। तो चारित्रिक गैस नियतांक का मतलब क्या है? यह अलग अलग होगा, किस पे डिपेंड करेगा? गैस के कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होगा, समझ में आ गया? सल्फर डाइऑक्साइड का अलग होगा, बात करें हाइड्रोजन गैस का अलग होगा, ऑक्सीजन गैस का अलग होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस समझ में आया होगा। सर इसके साथ में जो m है वो क्या है? m है मास ऑफ गैस, यानी गैस का द्रव्यमान, यानी गैस का द्रव्यमान। तो दोस्तों जो भी समीकरण अगर इस वाली जो भी गैस इन दो समीकरण को सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कहने का मतलब है उनके दाब और आयतन को गुणनफल करने पर और उसके द्रव्यमान, उसके ये गुणांक और तापमान को गुना करने पर अगर ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रही है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि वह एक आइडियल गैस है, एक आदर्श गैस है। समझ गए बात को? जैसे आप लोग बोले सर नहीं समझ में आया, मेरे को थोड़ा सा समझाइए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई एक गैस है, ठीक है, इसका प्रेशर है मान लो 10 पास्कल, मान लो इसका आयतन है 2 मीटर क्यूब, मान लो इसके 3 मोल मैंने लिए हैं, मान लो इसका टेम्परेचर अभी कितना है, 20 केल्विन है। तो क्या ये एक आदर्श गैस है? तो आप लोग क्या करना, प्रेशर को रखना इधर, वॉल्यूम को रखना इधर। देख लेना लेफ्ट में गुणनफल कितना आया, राइट में क्या करना, मोल दिए हुए हैं, कितने दिए हुए, 3 दिए हुए हैं। इसका मान आपको पता ही है कितना होता है, 8.31, और इसका टेम्परेचर दिया हुआ 20। तो अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब वह एक आइडियल गैस है। समझिए क्या दोस्तों? अरे समझ गए क्या? कैसे इस आइडियल गैस का इक्वेशन का यूज क्या है? हालांकि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपको ये नाम याद रखना, समीकरण में क्या होता है, पीवी बराबर एमआरटी क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी क्या होता है। अब दोस्तों अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग बताया गैस के बारे में। सबसे पहले आए बॉयल्स लॉ। दोस्तों बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं? देखो सिंपल सी बात समझो, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, इसको देखो रटो मत समझो। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर में क्या लगा हुआ है, अरे मच्छर कहां से आ गया, एक सिलेंडर में क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन आप लोग किसको बोलेंगे? सर पिस्टन कुछ भी नहीं है। जब पिस्टन नीचे आएगा ना, तो इसके अंदर की जो गैस होगी वो कंप्रेस होगी, संपीड़ित होगी। जब आप पिस्टन ऊपर जाएगा ना, तो गैस एक्सपेंड होगी। ये है पिस्टन का कार्य और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं आपने इसके अंदर कोई गैस भर रखी है। इस गैस का कुछ प्रेशर है दोस्तों, प्रेशर मान लेता हूं मैं P है। इस गैस का कुछ वॉल्यूम है V, वॉल्यूम मान लेता हूं V है। हालांकि गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स होता है क्या? नहीं। अभी मान लो पिस्टन यहां पर है, तो पूरी की पूरी गैस जो है वो इतना आयतन घेरे हुई है। मान लो अगर पिस्टन ऊपर जाता है तो आयतन ये हो जाएगा। समझ गए बात को? लेकिन फिर भी अभी जो आयतन है, इस वाली स्टेट में जो आयतन है उसको मैंने V मान लिया। इस गैस का जो टेम्परेचर है इसको मैंने T मान लिया। इस गैस का जो द्रव्यमान है उसको मैंने M मान लिया। क्लियर है? तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, PV बराबर MRT। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, मैं गैस के साथ में कुछ भी करूं, इसको दबाऊं, ऊपर करूं, गर्म करूं, ठंडा करूं, क्या गैस के द्रव्यमान पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? यार 2 किलो है तो मैं गर्म करूंगा, ऐसे थोड़ी 10 किलो हो जाएगी या आधा किलो रह जाएगी। दोस्तों ये वाली चीज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना। अरे यार एक चीज बताओ, अगर मैं पिस्टन को नीचे लेकर आऊंगा तो गैस अंदर 1 किलो है तो 1 किलो ही तो रहेगी। बोलो यार, बोलते नहीं हो? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर। अरे इस मच्छर का क्या करूं? क्या बोलेंगे? हाँ सर, ये वाली वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ गया? अब दोस्तों मान लेते हैं मैंने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक फिक्स आर होगा। अगर हाइड्रोजन भरी होती तो उसका अपना एक आर होता।
अगर मान लो मीथेन गैस भरी होती है उसका आर अलग होता। तो यार आप लोग गैस को गर्म कर रहे हो तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट चेंज कब होता है? जब गैस चेंज करते हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह मीथेन कर दिया, मीथेन की जगह सल्फर डाइऑक्साइड कर दी, सल्फर डाइऑक्साइड की जगह मान लो अमोनिया कर दी, समझ गए? तो आप लोग बोलोगे सर ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी, ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब चेंज होगा? जब आप लोग गैस चेंज करोगे, ठीक है। अब दोस्तों कुल मिला के आपने क्या देख पा रहे हो, जो समीकरण है P इंटू वी बराबर MRT। यार सर इसमें ये वाली वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी, ये वाली वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी। तो अगर आप लोग इन तीनों में छेड़छाड़ करोगे, मान लो आपने इसमें छेड़छाड़ करी, या मान लो आपने इन दोनों में छेड़छाड़ करी तो इसमें छेड़छाड़ होगी, इसमें करी तो इसमें होगी, समझ रहे हो बात को? तो अलग अलग लोग हैं वो आपको यही बता रहे हैं किसको करने पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बॉयल का नियम। दोस्तों बॉयल का नियम क्या बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, टेम्परेचर कांस्टेंट करने का मतलब क्या है? आप इसको नीचे से गर्म नहीं कर रहे, ना ही इसको ठंडा कर रहे हो, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सर इसका मतलब क्या है? समझ में नहीं आया, अभी मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर आयतन ज्यादा होगा तो दाब कम होगा, आयतन कम होगा तो दाब ज्यादा होगा। किस वाली कंडीशन में? जब टेम्परेचर आप लोग कांस्टेंट रखे तो। सर नहीं आया समझ में, समझाओ। ठीक है समझो। इधर देखो, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, देखो इसको जला नहीं रहे, टेम्परेचर फिक्स है, मान लो जो भी है 300 केल्विन वगैरह फिक्स है। अब आप लोग क्या कर रहे हो? देखो दोस्तों, जब ये पिस्टन नीचे आ रहा है यानी वॉल्यूम कम हो रहा है, जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो गैस फैल रही है ना, वॉल्यूम बढ़ हो रहा है। तो जब पिस्टन ऊपर तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा, पिस्टन नीचे तो गैस का वॉल्यूम कम, पिस्टन ऊपर तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा, पिस्टन नीचे तो गैस का वॉल्यूम कम। क्लियर है क्या? ठीक है। तो यार आप लोग क्या देख रहे हो, मैंने यहां पर एक मान लो मैनोमीटर लगा दिया। दोस्तों मैनोमीटर क्या होता है? जो प्रेशर का मेजरमेंट करता है, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या देखा, जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है ना तो प्रेशर कम हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है ना तो प्रेशर कम हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है ना तो प्रेशर कम हो रहा है। और पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जाने का मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ना। तो कुल मिला के जब वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। देखो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। तो यही बताता है बॉयल्स का नियम। तो अब सर इसको याद कैसे रखें? देखो इसको एक ट्रिक से याद रखो, बीटी। बीटी का मतलब क्या है? बॉयल्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है। बस आपको यह ध्यान रखना है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कुछ भी नहीं। तो फिर सर हमने यही ध्यान रख के थोड़ी काम चलेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तो देखो आप लोगों को पता है पीवी बराबर होता है MRT, होता है ना, होता है ना। दोस्तों ये वाली चीज फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये वाली चीज कांस्टेंट रहेगी। अगर आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख रहे हो तो इसका मतलब क्या आया? P इंटू वी बराबर कांस्टेंट। अब यार दोस्तों एक चीज बताओ, 6 इंटू 10 60 होते हैं। अगर मैंने आपको बोला राइट में 60 ही होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर मैं 6 की जगह मान लो 5 कर दूं तो 10 की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा, तभी तो 60 आएगा। यानी अगर एक चीज को कम कर रहे हो तो दूसरी चीज को बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप लोग राइट में चाहते हो कांस्टेंट आए, वैल्यू चेंज ना हो, तो अगर एक चीज को बढ़ रही है तो दूसरी चीज को कम होना पड़ेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना, बताओ क्या दिक्कत है? तो आप इतना मत पढ़ो, बस ये याद रखो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखो आप ही बताओगे दोस्तों, चार्ल्स लॉ में, मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूं, चार्ल्स लॉ में, चेतेश्वर पुजारा से याद रखो, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो आप ही मुझे बता के स्टेटमेंट बना के बताओ कि क्या होगा, चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा होगा। जैसे भैया पीवी बराबर MRT होता है ना, तो आपको पता है यार ये वाली चीज तो वैसे ही कांस्टेंट थी, ये कांस्टेंट थी। अगर अब प्रेशर भी कांस्टेंट होगा तो इससे क्या निकाल सकते हो? इससे ये निकाल सकते हो सर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब यही तो है। तो भैया चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आप लोग
प्रेशर को कांस्टेंट रखे, देखो प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, देखो आप देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, और पिस्टन ऊपर जा रहे का मतलब क्या है, गैस का आयतन बढ़ रहा है। तो कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? और टेम्परेचर जब कम कर रहे हो ना तो पिस्टन नीचे आ रहा है, यानी आयतन कम हो रहा है। तो आप लोगों को यार करने की जरूरत ही नहीं है, इसको इतना रटने की जरूरत ही नहीं है, बस ये रखो चार्ल्स लॉ में क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आप देखो इसका आप ही बताओगे, गैलुसेक लॉ, मैंने बोल रहा हूं भाई गाली वाली मत बका कर, गाली वाली, तो जीवी से याद रखो, गैलुसेक लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम रहती है। तो आप ही बताओ ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा होगा। तो देखो पीवी बराबर एमआरटी आप लोग करो, समझ में आ गया। ये वाली वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये वाली वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर आप इसको भी कांस्टेंट रखोगे तो एक तरफ P हो गया, एक तरफ T, अगर ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ये कम करोगे तो ये भी कम करेगा। तो भैया गैलुसेक लॉ क्या बोलता है कि अगर आप लोग वॉल्यूम को फिक्स रख दो, मतलब यहां पर मैंने लॉक लगा दिया, पिस्टन ना ही नीचे जा रहा ना ही ऊपर जा रहा, तो अगर आप लोग इसको क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो अब ये गैस ऊपर तो जा नहीं सकती, तो अल्टीमेटली इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो ये आप लोगों का प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा, ये ऐसे आप लोगों का ग्राफ आएगा। बताओ क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत है क्या, बताओ। अरे बोलो राजकुमार जी, बोलो रवि कुंतल जी, बोलो अभिजीत जी, बताओ समझ में आ रहा है, रटने की जरूरत है क्या, कि जब आयतन स्थिर रहता है तो किसी गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है, रटना है ही नहीं, रटना तो भूल जाओ आप। ठीक है, चलिए एक लास्ट करते हैं, अवोगाद्रो का नियम। दोस्तों ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप चीज मुझे एक चीज बताओ, देखो देखो समझो मेरी बात को। जैसे आइडियल गैस के दो समीकरण बताया था, एक समीकरण बताया था मैंने पीवी बराबर एनआरटी, बताया था क्या, बताया था क्या। तो दोस्तों कोई एक कंटेनर है जिसमें मैंने मान लीजिए कोई गैस ली, जिसका प्रेशर P1 है, जिसका वॉल्यूम V1 है, जिसका टेम्परेचर T1 है, और जिसके मान लो नंबर ऑफ मोल्स जो लिए ना अपने, 2 मोल 4 मोल कुछ भी लिए, मैंने N1 मान लिया। दोस्तों कोई दूसरी गैस ली जिसका प्रेशर आप लोग P2 मान लो, जिसका वॉल्यूम V2 मान लो, जिसका टेम्परेचर T2 मान लो, और नंबर ऑफ मोल्स मान लो N2। क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों अवोगाद्रो का नियम क्या बोलता है कि अगर कोई दो गैस हो जिसका प्रेशर समान हो, अगर उनका वॉल्यूम सेम हो, अगर उनका टेम्परेचर सेम हो, तो नंबर ऑफ मोल्स भी समान होंगे। दोस्तों कोई कुछ खतरनाक चीज बता दी क्या, नहीं सर यार, आप लोग यहां से देखो, इसको मैं आर को क्या लिख सकता हूं, या आर बार को मैं क्या लिख सकता हूं, आर बार को मैं लिख सकता हूं P इंटू वी बट्टे एन इंटू टी। क्लियर है क्या, ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। दोस्तों ये वाली वैल्यू तो सभी गैस के लिए फिक्स रहेगी क्योंकि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस वाली गैस का ये आर बार कैसे निकालोगे, P1 V1 N1 T1, और इसका P2 V2 N2 T2। तो दोस्तों अगर ये वाली वैल्यू सेम रख दी, ये वाली वैल्यू सेम रख दी, ये वाली वैल्यू सेम रख दी, तो N1 N2 तो समान आएंगे ही आएंगे यार, क्या है इसमें। सर आवोगाद्रो सिंपल बता दो, एलपी में गलत हो गया था। वो दोस्तों सिंबल आवोगाद्रो का नहीं होता, वो आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है सिंबल, ये ए उसके ऊपर छोटा सा डॉट, और आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। आपसे या तो आवोगाद्रो नंबर पूछा होगा, तो आवोगाद्रो नंबर मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है ना, इसे ही हम लोग आवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। क्लियर है क्या, बताओ। अरे समझ में आया नहीं आया, बताओ बताओ। चले आगे। सर दिल्ली एडब्ल्यू में साइंस 10th लेवल की आएगी, 12th लेवल की मैंने सिलेबस देखा नहीं दोस्तों, मैं देख के बता दूंगा आपको, है ना, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे। ठीक है, चले आगे। सर ड्रग मेडिसिन आप प्रिया जी जब आप पढ़ना देखो, कुछ दिक्कत ही नहीं आने वाली, कुछ भी नहीं है,
एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, इनका क्या क्या काम होता है आप लोग को बताइए, बस नाम सब पढ़ने हैं आपको, है ना। चलो हाँ, अब बात करते हैं, चले। अच्छा, आवोगाद्रो प्रतीक पूछा। अच्छा, मतलब समझ गया मैं आप क्या पूछना चाह रहे हो। आवोगाद्रो सिंबल की अगर बात करें तो वो ये सिंबल होता है आप लोगों का, ठीक है। ये एन और उसके छोटे नीचे ये आवोगाद्रो नंबर होता है ना, उसका सिंबल ये होता है ये, ठीक है। समझ में आ गया, चले आगे, चलो आ जाओ। अब दोस्तों ये तो इसका एक प्रकार हो गया, इसको दूसरे और किस लैंग्वेज में बोला जा सकता है, देखो ये देखो इन्होंने क्या लिखा है, सभी गैसों के समान आयतन, समान ताप और दबाव पर अणुओं या मोलों की संख्या समान होती है। सिंपल सी बात है, अगर भैया दो गैस के प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो उनके क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल भी समान होंगे। अब देखो एक सिंपल सी बात क्या है यहां पर, देखो अगर इसको मैं दूसरे प्रकार से पूछ रहा हूं, देखो एक बार ग्राफ मिटाना हूं फिर आप ग्राफ समझेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला कि एक गैस है जिसका प्रेशर P1 है, जिसका वॉल्यूम V1 है, एक दूसरी गैस है जिसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, दोनों के प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, इसका PV मान लेता है, इसका भी P और V मान लेता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई है क्या, नहीं। या दोस्तों थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, प्लीज आप लोग समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, प्लीज समझिएगा। मैंने आप लोगों को बोला कि कोई दो गैस है, इसको मैं बोल देता हूं गैस नंबर 1 और इसको बोल देता हूं गैस नंबर 2। प्लीज ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला दोनों गैस के प्रेशर सेम है, मान लेते हैं इसका प्रेशर P है, इसका भी प्रेशर P है, दोनों गैस के टेम्परेचर सेम है, इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर भी T है। कोई दिक्कत है क्या? मैंने आपको बोला इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। अगर 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 V2 ज्यादा है V1 से, यानी इस वाली गैस का आयतन ज्यादा है किससे, इससे, तो मोल्स की संख्या किसकी ज्यादा होगी, इस वाले की है इस वाले की? वैसे तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी यार आप लोग देखो इधर, देखो फिर भी आप देखो, देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है दोनों गैस का ये वाला मान सेम रहेगा, P इंटू वी बट्टे एन इंटू टी, ठीक है। तो इसका P, इसका V कितना है, V1, इसका नंबर ऑफ मोल मुझे नहीं पता है, N1 मान लो, इसका टेम्परेचर मान लो T, इसका प्रेशर P हो गया, इसका वॉल्यूम V2 हो गया, इसके नंबर ऑफ मोल आप लोग मान लो N2 और इसके टेम्परेचर को मान लो आप T। क्लियर है क्या? तो आपने क्या कर दिया, ये बराबर कर दिया। आपने क्या बोला, दोनों के टेम्परेचर सेम है, हटाया, दोनों के प्रेशर सेम है, हटाया। अब क्या हो रहा है आप लोग यहां पर देखो, V1 और V2 का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर आ रहा है, N1 बाय N2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो V1 बाय V2 यानी कुल मिला के वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना नंबर ऑफ मोल के। समझ रहे हो कि अगर ये N1 वाली चीज ज्यादा होगी तो ये वाली चीज भी तो ज्यादा होगी। तो कुल मिला के अगर कोई दो गैस है जिसका प्रेशर समान है, जिसका तापमान समान है, तो वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि वॉल्यूम जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होगा, पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, उसका क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है ना। नहीं दोस्तों ये होगा सिंबल, है ना रवि कुंतल जी, ये होगा सिंबल, अवोगाद्रो नंबर का सिंबल ये होता है आपका। क्लियर है क्या? NO नहीं होगा, ये वाला होगा ऊपर जो मैंने लिखा है ना, यही होगा। तो दोस्तों ये अपनी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पूरी